रीढ़ की हड्डी के आखिरी के मोहरे होते हैं ना, जैसे L4, L5 और उसके नीचे S1, S2, S3, S4, S5, तो यहाँ से जो नर्व्स निकल रही हैं ये हिप जॉइंट में से होती हुई नीचे जा रही हैं, और यहाँ पर एक मसल है जिसका नाम है पिरिफॉर्मिस मसल, इसके बीच में से गुजर रही हैं। तो बाज़ औक़ात ये पिरिफॉर्मिस मसल जो बिल्कुल हिप के ऊपर होता है, इसमें जो है वो स्वेलिंग हो जाती है या इसके अंदर जो है वो स्टिफनेस हो जाती है, जिसकी वजह से नर्व कंप्रेस हो जाती है। पेन शुरू हो रहा होता है हिप जॉइंट से, ऊपर कमर से नहीं शुरू हो रहा होता, तो इसको हम शियाटिका नहीं कहते। ये शियाटिका नहीं होता, ये सूडो शियाटिका होता है। सही है, सूडो का मतलब होता है मतलब सिमिलर टू शियाटिका और मिलता जुलता। तो अब इसमें देखें पॉइंट्स जो है ना वो कौन से हैं, वो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। इसमें आप देखें पिक्चर में, आप राइट साइड पे देखें, सबसे ऊपर लिखा हुआ है 24 नंबर। सही है, तो ये जो है ना तकरीबन किडनी के लेवल के ऊपर है ये 24 नंबर। दोनों साइड्स पे राइट साइड पे 24 है और लेफ़्ट साइड पे 25 है। ये जो लोकेशन है ना ये करस्पॉन्ड करती है L3 L4 को, यानी अगर L3 L4 का मसला होगा तो हम उसमें 24 25 लगाएंगे। ये आपके पास जो चार्ट है ना, चार्ट दिया हुआ आप लोगों को, उसके अंदर ये नंबर्स दिए हुए, वहाँ से देखकर भी आइडिया हो जाएगा। और एक और इसको पहचानने का तरीका ये है कि जो सबसे आखिरी सिरे पे जो पॉइंट लग सकता है ना नीचे हिप से ऊपर वो है, बीच में लगता है वो 11 नंबर। सही है, उसके दोनों तरफ थोड़ा सा गढ़ा सा होता है, उसके ऊपर लगता है 12 और 13, राइट पे 12 और लेफ़्ट पे 13। इसमें भी दिया हुआ देखें 12 और 13 नहीं है। चल अच्छा वो ले लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। ये देखें सेंटर वाला जो है ना ये L4 L5 की जगह है, L4 L5 लंबर का चौथा और पांचवा मोहरा। यानी इसका आपको पता कैसे चलता है कि जब आपके पास पेशेंट आता है MRI की रिपोर्ट लेकर और उसको शियाटिका का पेन होता है, तो वो दिखाता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि डिस्क बल्ज एट L3 L4 या डिस्क बल्ज एट L4 L5 के L4 L5 के ऊपर डिस्क बल्ज है। जो डिस्क बल्ज अभी पीछे आपको दिखाया था ना, जो ये वाला, ये देखें ये डिस्क बल्ज है, हर्निएटेड डिस्क, या ये वाली जो पिक्चर है जैसे ये देखें ये डिस्क बल्ज, ये जो रेड कलर की नज़र आ रही है ना, ये डिस्क जो है ना वो दबा रही है नस को। ये येलो कलर की जो गुजर रही है ना बीच में से, वो नसें हैं, तो वो नस दब रही है इस डिस्क के बाहर आने की वजह से। ये डिस्क कहाँ होती है? हर दो मोहरों के बीच में, दोनों मोहरों को जोड़ने के लिए जॉइंट है, ये हर दो मोहरे का जॉइंट है, इसको डिस्क बोलते हैं, इंटर वर्टिब्रल डिस्क, यानी दो मोहरों के दरमियान वाली डिस्क जो फाइबर की बनी हुई होती है। तो ये जो जब ये L4 L5 के दरमियान वाली डिस्क जो है ना अगर ये बल्ज आउट होती है तो उसके लिए उसका दर्द जो जाता है ना वो टांग में नीचे जाता है, पीछे पीछे से जाता है, बिल्कुल पीछे पीछे से नीचे दर्द उतरता है, हिप से होता हुआ नीचे थाइस के पीछे, फिर घुटने के पीछे, फिर पिंडली के पीछे, फिर पैर तक जाता है छोटी उंगली की तरफ से, और पंजा भी जो है ना वो उसमें सुन होता है, पंजा भी सुन हो रहा होता है। तो और इसमें नहीं ये एक्चुअल शियाटिका है। एक्चुअल जब शियाटिका होगा ना, और ख़ास तौर पे जब वो L4 L5 पे नर्व के दबने की वजह से होगा, तो उसकी एक अलामत ये होगी कि दर्द जो है वो सिर्फ पीछे पीछे से जाएगा, सामने से नहीं जाएगा, साइड से भी नहीं जाएगा। साइड से और सामने से कब जाएगा? अगर जो है ना नस दबेगी L4 L5 के बजाय उसके नीचे वाले मोहरे में, यानी जिसको हम बोल रहे हैं L5S1। L5S1 जो है ना इससे नीचे वाला है, उसका जो पॉइंट है ना वो है 29 और 30, ये आते हैं दोनों पॉइंट अपर हिप के ऊपर, ये अपर हिप पे आते हैं और ये दोनों सुन्नत पॉइंट भी हैं, इसको वराकैन बोलते हैं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर करवाया था जब आपको घोड़े से उतरते हुए मोच आ गई थी और इस जगह पे दर्द था, तो आपने यहाँ पर उसके लिए जामा करवाया था। अच्छा, शियाटिका दोनों साइड पे हो सकता है? हाँ हो सकता है जी हाँ, पहले एक साइड पे होता है, अमूमन एक साइड पे होता है, फिर वो बाज़ औक़ात दूसरी साइड पे भी आ जाता है। डिस्क नहीं हिजामा से ठीक हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ कंटिन्यूस रहता है पूरे दिन, और ये बढ़ जाता है ख़ास तौर पे अगर आप खड़े होने से बढ़ जाता है, चलने से भी बढ़ता है, और खड़े ज़्यादा देर एक जगह आप खड़े ही नहीं रह सकते, फ़ौरन बैठना पड़ता है। चल रहा हो हाँ तो एकदम सुन होने के बाद तो एकदम से ना ऐसा लगता है कि बल्ब ट्विस्ट आ गया। अच्छा, वो तो देखें ठंडक की वजह से ना मसल आपका वो हो जाते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो उसकी वजह से नर्व कंप्रेस होती होगी, लेकिन वो शियाटिका नहीं है, वो शियाटिका नहीं। शियाटिका ये होता है जिसमें खड़ा होना ही मुश्किल होता है, आदमी जो है ना उसकी टांग सुन हो रही होती है, उसमें खिंचाव हो रहा होता है, इसको अर्कुन निसा भी बोलते हैं, अर्कुन निसा। बीच में ब्रेक्स लेना चाहिए, रेस्ट के। हाँ, इसमें तो आप हिजामा कराएं सही हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, हिजामा से बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, तो देखें अगर L4 L5 है, वहाँ से नस दब रही है, तो उसके लिए हम पॉइंट लगाते हैं 11 12 13, जो भी मैंने बताए थे आपको 11 12 13। अगर L5S1 का मसला है, सामने से दर्द जा रहा है या साइड से दर्द जा रहा है, तो इसका मतलब है L5S1 पे नस दब रही है।
ख़ास तौर पे घुटने के नीचे पिंडली के साइड में दर्द होता है, बाहर वाली साइड पे, बाहर वाली साइड पे दर्द होता है और वो साइड से नीचे जा रहा होता है। ये अलामत होती है कि L5S1 पे नस दब रही है, L5S1। ये जो आपका डर्माटोम वाला पॉइंट रह गया था ना, वो यही वाला पार्ट था, उसमें हमने यही चीज़ बतानी थी आपको। अच्छा, फिर इसके अलावा देखें कि इसमें अगर वो सूडो सियाटिका है ना, तो बिल्कुल हिप जॉइंट पे दर्द शुरू होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। यानी कमर पे जो भी हमने बात की वो हमने कमर की बात की, कमर पे दर्द नहीं होगा, फिर वो हिप से शुरू हो रहा होगा। तो उसके लिए हिप पर ही पॉइंट लगता है और वो है 54, ये नंबर लिखा हुआ है 54R 54L, राइट पे और लेफ़्ट पे जहाँ दर्द होगा। अगर सिर्फ राइट साइड पे दर्द है तो सिर्फ राइट साइड पे ही लगाएंगे। फिर इससे नीचे आ जाएँ, थाई के सेंटर में देखें, थाई के सेंटर में T1R पॉइंट है हमारा, ये बैक साइड से है बिल्कुल बीच में, यानी हिप से लेकर घुटने तक का जो एरिया है उसका सेंटर जो बनता है वहाँ पर, उस जगह के ऊपर ये पॉइंट लगता है। इसका नंबर है T1R। फिर 53R, ये वो पॉइंट है जो मैंने अभी आपसे कहा था कि रिस्की पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जो घुटने के बिल्कुल पीछे वाला पॉइंट है। और यहाँ पर जो है ना, अक्सर अगर किसी को वेरिकोज वेन का मसला है तो यहाँ पर रगें उभरी हुई होती हैं और बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं। अगर ज़रा सा भी कट लग गया तो खून रुकेगा नहीं। फिर आपको उसके लिए उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या तरीका उसको फिर रोकने का, कि जब ऐसा हो जाए कभी खुदा ना खास्ता कि रग कट गई है और खून नहीं रुक रहा है, तो उसमें जो है ना आप एट्रोपिन का इंजेक्शन तोड़कर उससे गॉज़ को गीला कर लें, उस गॉज़ को उसके ऊपर रखें। फिर उसके ऊपर जो है ना 2-3-4 गॉज़ रख के, और ऊपर जो क्रैप बैंडेज होती है ना, जो गर्म पट्टी भी कहते हैं जिसको, मोटी वाली, वो पट्टी आप उसके ऊपर प्रेशर से बांध दें, उसको हम प्रेशर बैंडेज कहते हैं। तो प्रेशर बैंडेज कर देंगे उसके ऊपर, उसको बांध देंगे अच्छी तरह गोल गोल घुमा के, तो वो ब्लड रुक जाएगा। अदरवाइज़ उसका रोकने का जो, अगर आम सा कोई कट लग गया रोकना है तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप उस पर एक हाथ गॉज़ रखें और हाथ से दबा दें, दबा के रखेंगे 15 मिनट तक, उससे पहले छोड़ेंगे नहीं, तो जो है ना वो ब्लड बहना रुक जाएगा, अगर ये कोई ख़ास तौर पे कोई रग में कट लगा है तो। लेकिन अगर ये वेरिकोज वेन में हुआ है मसला, वहाँ से कट लगता है, तो फिर उसकी ब्लीडिंग जो है ना घंटे 2-2 घंटे तक बंद नहीं होती। तो इसलिए जो है ना उसका आपको अगर ये ज़रा सा भी शुबा हो कि ये रग में कट लग गया है तो प्रेशर से ब्लड आ रहा होगा, तो उसको जो है ना रोकने का तरीका ये है कि आप एक गॉज़ को पूरा गीला करें एट्रोपिन में। एट्रोपिन का इंजेक्शन अपने पास रखना चाहिए आपको, और साथ में जो है ना उसके क्या होता है, ट्रांसअमीन का जो कैप्सूल है वो भी होना चाहिए। वो खोल के उसका पाउडर भी डाल दें उसके ऊपर, और गॉज़ गीला करें एट्रोपिन में, और उसको अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो फिर आप जो है ना ये दोनों ही काम कर दें एक साथ, और फिर उसको जो है वो बंद कर दें इस तरह से। अगर ब्लड रुक जाता है बस फिर मरीज़ को आप भेज दें, वो जाके उसको बैंडेज को खोले नहीं, ज़रा 3-4 घंटे तक लगी रहने दें, उसके बाद फिर खोले। अगर टांग सुन हो रही है तो खोल ले, वो सुन नहीं हो रही है तो लगी रहने दें अगले दिन तक। कैप्सूल का नाम क्या था सर? ट्रांसअमीन, TRANSAMINE, ट्रांसअमीन। इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है कैप्सूल, 500 mg का, 500 mg। इंजेक्शन फॉर्म में जो लेना है वो लेना है एट्रोपिन, और ट्रांसअमीन जो लेना है वो पाउडर फॉर्म में, यानी कैप्सूल लेना है उसका। कैप्सूल को खोल के उसका पाउडर डाल देना है उसके ऊपर। सर इसका इंजेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं? इंजेक्शन ना यूज़ करें, पाउडर सही है, हाँ ठीक है। इसके बाद जो है ना ये इससे नीचे आ जाएं, 63 नंबर, 63 जगह पिंडली के ऊपर है, हाँ ट्रांसअमीन, हाँ ट्रांसअमीन का कैप्सूल था, और एट्रोपिन ATROPINE, ठीक है। इसके बाद देखें 63R पिंडली के पीछे, बिल्कुल जहाँ पिंडली का मोटा मसल होता है, बिल्कुल वो जगह, वो वहाँ पे लगेगा बड़ा कप, जो बड़ा कप लग सकता हो। ये कब लगेगा? ख़ास तौर पे अगर किसी को L4 L5 पे नस दबने की वजह से सियाटिका है और दर्द नीचे तक जा रहा है, टांग में पैर तक जा रहा है, तो फिर हम ये पिंडली वाला पॉइंट भी लगाएंगे। और इसी तरह 131 है जो टखने के पास है, बिल्कुल टखने से ऊपर भी लग सकता है, टखने के नीचे भी लग सकता है। वहाँ पर अब आप दर्द की लोकेशन देखिएगा कि दर्द जिस जगह पर ज़्यादा है वहाँ पे लगा दें 131। और इसी तरह से 132 भी यही, यानी ऊपर जो है ना 132 ऊपर है और 131 नीचे है, सही है। टखने से ऊपर जो है ना 132 है और टखने के बिल्कुल नीचे 131 है। 131 का जो पॉइंट है, हाँ, वो सिर्फ एक पैर में लगेगा? नहीं, दोनों में। अगर दर्द दोनों में तो दोनों में लगेगा। हमने शो एक पर किए, वरना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अच्छा। ये हैं पॉइंट दोनों टांगों पे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक जगह ही डॉट है, दूसरी जगह क्या करना है समझ नहीं, दूसरी जगह भी सेम है, हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक जगह है तो दूसरी जगह पर भी है। अगर एक टांग में दर्द है तो एक ही में लगाएं, दोनों में लगाएं, या जिसमें दर्द है उसमें लगाएं बस। सर ये 131 132 सेम है?
नहीं, 132 जो है ना टखने से ऊपर है और 131 टखने के नीचे है, साइड से ही लगेंगे दोनों, सही है। और 130 भी होता है वो बिल्कुल नीचे होता है, बिल्कुल एड़ी के साथ होता है, एड़ी के बराबर में लगता है, बिल्कुल नीचे नहीं लगता। नीचे जो है ना हम कट नहीं लगाते पैर के नीचे, ये याद रखिएगा। अगर किसी को पैर में दर्द है तो उसके लिए कट नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप उसके ऊपर थोड़ी सी वैज़लीन लगा के या कोई ऑयल लगा के और उस पर कप लगाएं और उसमें उसको कप को ऊपर नीचे मूव करें तो उसकी मालिश हो जाएगी, मसाज हो जाएगा और बहुत अच्छा, यानी उसमें पेन वेन बिल्कुल गायब हो जाता है। के साथ मूव करना नहीं, बस आपने एक दफ़ा सक्शन दे दी, कप ने पकड़ लिया उस जगह को, अब आप उसको हल्का हल्का ऊपर नीचे 6-7 मरतबा मूव कर दें तो वो मसाज हो जाएगा उसका। बड़ा पेशेंट जो है ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेगा। ये मसाज थेरेपी है, हाँ। ये मतलब ये तो एक जगह का मैंने बताया, ये तो पूरी बॉडी पे हो सकता है। उसको देखें, कप को ना बहुत टाइट करके नहीं लगाना है, हल्का सा लूज़ लगाना है, फिर उसके बाद उस कप को जब आप लेके चलेंगे ना आगे तो वो खिसकेगा, आगे लगे लगे ही खिसकेगा, वो उसी तरह से आगे जाएगा पीछे जाएगा, वो उसको पकड़ा हुआ ही होगा उसने स्किन को, लेकिन क्योंकि आपने उसके ऊपर ऑयल लगा दिया ना तो वो आगे पीछे चलेगा। हाँ, ये ज़रा प्रैक्टिस से आती है चीज़, थोड़ी सी आपको यानी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगी। सही, तो ये देखें शैडिका की मुख्तलिफ़ शक्लों के लिए ये पॉइंट्स लगाए जाते हैं अमूमन अर्क़ुन निसा, और इसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस के साथ लोग आते हैं, ऑपरेशन के डॉक्टरों ने बताया हुआ होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा के इन पॉइंट से ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से अब आ जाएँ सर्वाइकल के ऊपर। सर्वाइकल यानी गर्दन के मोहरों का दर्द अगर है और उसमें देखें उस कंडीशन में जब वहाँ पर नस दब रही होती है ना तो उस कंडीशन को कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ये उसका नाम है। वर्टाइगो का मतलब होता है चक्कर आना, सही है, जो अक्सर सर्वाइकल की वजह से आते हैं। किसी को अगर सर्वाइकल का मसला होता है तो चक्कर भी आते हैं उसको। हाथ भी सुन होते हैं, उंगलियां सुन होती हैं, मस्कुलर स्पैज़म भी होता है, मसल्स जो है ना यहाँ गर्दन के कंधों के अकड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं मस्कुलर स्पैज़म, अकड़ने का कहते हैं स्पैज़म। डिस्क बल्ज भी होता है इसमें, जिस तरह कमर के मोहरों में था इस तरह गर्दन के मोहरों में भी डिस्क बल्ज होता है। ऑस्टियोफाइट्स क्या होते हैं कि ये हड्डी की नोकें बन जाती हैं जिसकी वजह से नस दब रही होती है, कैल्शियम निकलता है ना जब हड्डियों में से तो हड्डी की नोकें बन जाती हैं, उसको बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स। तो अक्सर ऑस्टियोफाइट्स भी होते हैं। और ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है? ब्रेकियल प्लेक्सस जो है ना वो गुच्छा होता है सर्वाइकल की सारी नसों का। ये जितने मोहरे हैं ना सर्वाइकल के 7 मोहरे हैं, उनमें से नसें निकलती हैं जिनको सर्वाइकल नर्व्स कहते हैं। वो नसें पहले आके पीछे जमा होती हैं, गुच्छा बनाती हैं। ये नहीं समझो, बिल्कुल इस जगह के पीछे, इस जगह के बिल्कुल पीछे जो है ना वो नसें गुच्छा बनाती हैं, उसका नाम है ब्रेकियल प्लेक्सस। वहाँ से फिर जो है ना नसें डिवाइड होती हैं, कुछ आती हैं इधर एक आती है, यहाँ से आती है साइड से पीछे वाली तरफ से, जो इन 3 उंगलियों को नर्व सप्लाई दे रही है। यानी अगर वो नर्व दबेगी ना तो ये 3 उंगलियाँ सुनोगी, ये वाली तीनों, और एक आती है यहाँ से जो इसको और इसको सप्लाई देती है। तो अगर ये दब रही होगी ना तो फिर ये दोनों सुनोगे। अगर ये सुन हो रहे हैं ना तो उसके लिए हम इसका पॉइंट हम लगाएंगे इस तरफ, इधर और इधर। और अगर ये तीनों सुन हो रही है ना तो इसका पॉइंट हम लगाएंगे ऊपर, यहाँ, यहाँ और यहाँ, और इधर पीछे भी लगाते हैं, इस जगह पे भी पॉइंट मैं भी बताता हूँ। ये देखें, ये ब्रेकियल प्लेक्सस है, जो नसें आ रही हैं सारी उसका गुच्छा बन रहा है। फिर उसके बाद वो आगे जाके तकसीम हो रही हैं, वो आगे अलग अलग अपनी अपनी जगहों पे जा रही हैं, बगल में जाती हैं, सामने आती है। इसकी कई ब्रांचेज होती हैं सर्वाइकल नर्व्स की। कुछ लोगों को यहाँ दर्द आ रहा होता है, वो समझते हैं हार्ट का मसला है, लेकिन वो अगर उसके साथ में गर्दन का दर्द भी मौजूद है पेशेंट को, तो आप सबसे पहले उसको ट्रीट करें कि सर्वाइकल का मसला है उसका। ये उसके पहले गर्दन के पॉइंट लगाएंगे तो ये वाला पेन भी गायब हो जाएगा उसका इंशाल्लाह। इसके पॉइंट्स ये हैं, देखें 40, 41, 42 गर्दन के बिल्कुल पीछे लगते हैं ये। एक बिल्कुल यानी जो सुन्नत पॉइंट होता है ना, जहाँ पे मोहरा उभरा हुआ होता है, वो C7 है, वो सुन्नत पॉइंट है। उससे ऊपर गर्दन के ऊपर हम बिल्कुल बैक साइड पे रीढ़ की हड्डी के ऊपर हम लगाते हैं, वो 40 नंबर है। उसके राइट पे 41 है और लेफ़्ट पे 42 है। बिल्कुल गर्दन के पीछे ही पीछे लगते हैं तीनों पॉइंट्स। अच्छा, 2 पॉइंट जो सुन्नत वाले हैं ना वो साइडों पे लगते हैं बिल्कुल, वो 43, 44 है। हम जो बात कर रहे हैं अभी 41, 42, 43 की बात कर रहे हैं, ये पीछे ही है तीनों। 20, 21 ये जगह बिल्कुल शोल्डर्स वाली जगह, 20, 21 ये जो है ना एक ही मसल है। देखिए गर्दन के पीछे से ऐसे शुरू हो रहा है, यूँ जा रहा है, ये शोल्डर्स पे आया, फिर उसके बाद यूँ नीचे आ रहा है, तो ये ट्रेपीजियस मसल है, पूरा डायमंड शेप का मसल होता है, ऐसे और ऐसे यूँ आता है। तो हम इसको कवर करते हैं इसमें हम 20, 21, 40, 41, 42 और साथ में हम सुन्नत पॉइंट भी लगाते हैं, 1 नंबर भी लगाते हैं। हाँ, ये नहीं ये कंधों पे लगेगा, और जो पीछे लगाना है ना ब्रेकियल प्लेक्सस, उसका नंबर है 48, वो 48 है, जो सुन्नत पॉइंट्स के दोनों साइड्स पे लगते हैं। तिकोनी वाली जो हड्डी होती है ना उसके ऊपर लगते हैं, स्कैपुला बोलते हैं उस हड्डी को। तो स्कैपुला पे जो पॉइंट लगते हैं उसका नंबर है 48 राइट लेफ्ट। 43, 44 भी लग रहे होते हैं इसमें, जो सुन्नत पॉइंट हैं गर्दन के।
और देखें ये है 48 राइट 48 लेफ़्ट, 20-21 ऊपर है और 48 राइट और 48 लेफ़्ट नीचे हैं। ये उस हड्डी के ऊपर आ रहे हैं जो तिकोनी हड्डी होती है ना, उसके ऊपर। बीच में सुन्नत पॉइंट है, उसके बाद 1 कप छोड़ के लगते हैं। ये 1 कप की जगह छोड़ के 48 राइट पे और 48 लेफ़्ट। तो ये जब आप करेंगे ना, आप पहले अगर पूछ लेंगे ना इस जगह पे टच करके, पेशेंट को यहाँ दर्द होता होगा अक्सर, सर्वाइकल का जब मसला होता है ना तो यहाँ पे भी दर्द आता है, तो आप टच करके पूछ लें, पेशेंट बताएगा कि यहाँ है दर्द, तो आप उस पर लगाएं, तो इंशाल्लाह एक ही दफ़ा में भी काफ़ी बेहतरी आएगी। लेकिन इसके लिए सही मानों में 3 दफ़ा कम अज़ कम, और अगर बहुत पुराना केस है, चक्कर भी आ रहे हैं पेशेंट को, तो फिर 7 मरतबा तक लगते हैं पॉइंट्स। और रिपीटिशन होता है 15-15 दिन के गैप से, शुरू में होता है 10-10 दिन के गैप से, फिर 15-15 दिन के गैप, 3 दफ़ा 10-10 दिन के गैप से। इसी तरह से देखें, अभी ये मैंने आपको जो पॉइंट बताए थे, तो ये वाली जगह जो है ना, ये बिल्कुल सामने से लगता है, ये 115 नंबर है, राइट पे 116 है और लेफ़्ट पे 115 है, और एक उसके बाहर वाली साइड पे जो लगता है वो 115 L है, 115 लेफ़्ट, और ये वाला जो है ना 116 और राइट, 116 राइट बाहर वाली साइड पे। ये जो साइड्स है ना, बिल्कुल साइड्स, यानी ये साइड, तो ये वैसे है, इसको कहते हैं लेटरल डेल्टॉइड मसल, ये लेटरल डेल्टॉइड है। आप नाम भी याद रखें, तो ये याद रखें कि साइड पे जो लग रहा है ना, उसका हमने नंबर दिया है 115 L लेफ़्ट पे और 116 R राइट पे, ठीक है। उसके बाद फिर ये बिल्कुल कोहनी के ऊपर एक लगता है इस जगह पे, और एक लगता है इस जगह पे। ये उस सूरत में कि जब ये वाली 3 उंगलियां सुन हो रही हैं, अल्नर नर्व जो है ना, इसको अल्नर नर्व बोलते हैं, तो अल्नर ब्रांच जो है ना ये आपकी दब रही है, तो फिर ये लगते हैं पॉइंट्स। लेकिन इसकी शुरुआत जो होती है ना वो यहाँ से होती है, 3 पॉइंट ये, 2 ये और 2 सुन्नत के, ये 7 पॉइंट हैं जिससे आप शुरू करें। पहले ये लगाएं, इसी को 3 दफ़ा रिपीट करेंगे ना तो ये सब भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। रेयरली होता है कि हमें इसके बाद ये भी लगाना पड़े, बहुत कम लगाना पड़ता है ये, किसी का होता है कि ज़रा पेचीदा। इसके बाद आ जाएँ माइग्रेन पे। माइग्रेन, आधे सर का दर्द, इसमें बहुत ही सिंपल 2 पॉइंट ये और 2 पॉइंट यहाँ, ठीक है, 2 पॉइंट कनपट्टियों पे, 2 पॉइंट कान के नीचे। ये 110 नंबर है, हाँ नाजुक है लेकिन ये इतनी ख़तरनाक नहीं है, नहीं हाँ छोटे, ये जो भी आपने हाथ पे लगाया था ना यही लगता है, 7 नंबर अगर लगता है उसके पीछे, यानी ये इसके बिल्कुल पीछे, बिल्कुल उसके साथ जड़ में उसकी कान की, तो ये 2, हाँ बिल्कुल छोटे वाले, तो ये और 2 ये, बस ये 4 पॉइंट लगाएंगे, इंशाल्लाह माइग्रेन का मसला हल हो जाएगा। हाँ ये भवें यहाँ पे ख़त्म हो रही है ना, बस ये जगह साइडों में, चश्मे की डंडी उसके ऊपर आती है बिल्कुल, ये जगह अपना शुरू में नहीं करें, नहीं आपको नज़र नहीं आएगा, खुदा न खास्ता आँख में लग गया तो काम हो जाएगा। शीशे के सामने आप अगर आपको कंट्रोल है इतना तो आप कर लें, लेकिन शुरू में नहीं, पहले प्रैक्टिस कर लें, इसी तरह बाकी पॉइंट्स पे बाद में। बल्कि ये तो आप शुरू में मरीज़ों का भी नहीं लगाएं, ये शुरू में नहीं लगाएं, ये ज़रा आगे चलिए, ये है सेंसिटिव जगह है, रगें भी गुजर रही हैं यहाँ से और आँख भी करीब है बिल्कुल ना, तो ये शुरू में ना लगाएं, लेकिन बहरहाल आपको पता तो चल गया। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव पॉइंट्स हैं इसके माइग्रेन। अच्छा, वेट लॉस के लिए देखें, पीछे जो है ना सुन्नत पॉइंट्स, उसके बाद नीचे 49 नंबर, और फिर उसके बाद नीचे देखें 7, 8, 9, 10, ये पॉइंट्स हैं इसके, ये बैक पे हैं। नहीं देखें, ये पसलियों के तक आ रही हैं, बस पसलियों से नीचे नहीं है, ये जहाँ पे पसलियाँ ख़त्म हो रही है ना वहाँ पे 9-10 आ रहे हैं। हाँ बग़ैर मॉडल के समझाना बहुत मुश्किल है, आप यूँ समझ लें, तो ये जो 9-10 है ना, जहाँ पे पसलियाँ ख़त्म हो रही हैं ना वहाँ पे लग रहे हैं 9-10, और रीढ़ की हड्डी के करीब करके, और उससे बस बिल्कुल ऊपर 7-8, बस। यानी आप नीचे से देखें इसको, जहाँ पसलियाँ एंड हो रही हैं, पसलियों के ऊपर ही लगाना है, पसलियों के ऊपर लगेगा 9-10, और उसके बिल्कुल ऊपर वाले 2 पॉइंट हैं 7-8, इस तरह से ऊपर। ये आपको ना देख के समझ में आएगा, सही पेशेंट के ऊपर देख के समझ में आएगा कि ये कैसे लगेगा। हाँ सर, इसकी रिपीटिशन कैसे होगी? रिपीटिशन इसकी होगी 15-15 दिन पे, 15-15 दिन पे आप करें, तकरीबन 7 रिपीटिशंस। अच्छा, और फ्रंट पर भी हैं, फ्रंट पे भी देख लें, 133, 134, 122, और नाफ के चारों तरफ। ये 7 पॉइंट बैक पर हैं, 7 पॉइंट फ्रंट पर हैं, 7 बैक पर हैं, 7 फ्रंट।
सही है। तो ये देखें 7 पॉइंट बैक पर है, 7 पॉइंट फ्रंट पर है, ये वेट लॉस के लिए हैं बहुत अहम पॉइंट्स। और 7 दफ़ा रिपीट करना है इनको, 7 दफ़ा 15-15 दिन के गैप से। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आ जाता है। ये सब एक साथ लगेंगे? नहीं, एक साथ नहीं लगेंगे। इसका तरीका ये है कि आप एक दफ़ा करें बैक के पॉइंट्स, तो 7 पॉइंट बैक के हो गए। अगले हफ्ते आप करें फ्रंट के पॉइंट्स, फिर उससे अगले हफ्ते करें बैक के पॉइंट्स, फिर उससे अगले हफ्ते फ्रंट के पॉइंट। एक हफ्ते पे बदल के ऑल्टरनेट करते जाएं। तो इस तरह से हर पॉइंट को 2 हफ्ते का गैप मिल जाएगा। फ्रंट के यही वाले पॉइंट होंगे। हाँ 133, 134, 122 और ये नीचे देखें नाफ के चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं, 137 से लेके 140 तक। अच्छा, अगर किसी का हर्निया है तो ये नाफ वाले पॉइंट होंगे? नहीं, हर्निया में नहीं लग सकते, अम्बिलिकल हर्निया में नहीं लगाएंगे। कितना फर्क आता है इससे? कितना फ़र्क आता है? तकरीबन 10 kg तक तो सिर्फ हिजामा से भी आ जाता है। और अगर साथ में कोई डाइट फॉलो भी करे, डाइट प्लान भी फॉलो करे, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने 40-50 किलो तक भी लूज़ किया है वेट अपना। यानी 30 किलो तो जो है ना सिर्फ 40 दिनों में लूज़ किया है, वो डाइट से, जो सुन्नत डाइट है ना उससे। और सुन्नत डाइट भी बता देता हूँ। देखें डॉक्टर अमजद साहब की तहकीक है वो, तो इसलिए हम उनको उसका क्रेडिट देते हैं लाजमी, क्योंकि उन्होंने तहकीक करके वो मालूम किया, मतलब उन्होंने उसूल एक मालूम किया कि 40 दिन तक कोई भी जो है ना पकी हुई चीज़ ना खाई जाए, कोई भी पकी हुई चीज़। तो अब उसमें फिर जो चीज़ें बचती हैं ना, तो उसमें हैं 5 चीज़ें। एक हैं फल, एक कच्ची सब्ज़ियाँ, दूध, खजूर और शहद, बस ये आप खा सकते हैं 40 दिन तक। और इसके अलावा ना रोटी इसमें, ना चावल है, ना सालन है, ऑयल भी नहीं है, गोश्त भी नहीं है, इसमें प्रोटीन्स भी नहीं है, फैट्स भी नहीं है, सिर्फ इसमें गुड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं। और खजूर में जैसे है, शहद में, इसमें आपको प्रोटीन्स भी कुछ ना कुछ और विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह सब मिल जाते हैं। तो अगर आप इस डाइट के ऊपर आ जाते हैं ना, तो लोगों को कोई वीकनेस नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह। 3-4 दिन में इसकी आदत हो जाती है। अगर 3-4 दिन किसी ने गुजार लिए, बर्दाश्त कर लिया, तो वो फिर तो उसके लिए बहुत आसान। और जब जो इसको मुकम्मल कर लेता है ना, लाजमी यानी कि 10-20 किलो तो आराम से जाता ही जाता है। दूसरी बात ये कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के प्रॉब्लम, बहुत सारे बड़े बड़े मसले सही हो जाते हैं। हाँ, ये हमने देखा है, यानी प्रैक्टिकली देखा है हमने। 40 दिन बाद वापस नॉर्मल डाइट पे आ जाएं। लेकिन अब देखें, जो आदमी 40 दिन इससे गुजरता है ना, उसके बाद उसके लिए बड़ा आसान होता है कि वो कोई भी आइडियल डाइट प्लान फॉलो कर ले। मिसाल के तौर पे नाश्ते में दलिया खा लिया, या सुबह में फल खा लिए, दोपहर में सलाद खा ली। नहीं, उसको आसान हो जाता है। वो एक दफ़ा इतनी फाका कशी से गुजरता है ना कि उसको फिर वो कुछ मसला लगता ही नहीं है। वो फिर बड़े आराम से जो है ना कोई भी आइडियल डाइट सेट कर सकता है अपनी, कि वो दिन में रोटी, बस आधी रोटी खा ली उसने, चावल बंद कर दिए। चावल बंद करने से ही आपका अच्छा खासा वेट लॉस हो जाता है। और शुगर ठीक हो जाती है इससे। अगर कोई इस तरह से अपना डाइट प्लान बना ले तो शुगर सही हो जाती है। और हुई है, इसमें क्वांटिटी कोई वो फिक्स नहीं है, जितनी चाय खाएं, मगर चीज़ें बस यही खानी है। अगर शुगर पेशेंट ये डाइट फॉलो करे तो शुगर ठीक हो जाती है उसकी। हाँ, पर हुई है। हाँ, तो फ्रूट्स भी ज़्यादा खा तो उसमें शहद उनको नहीं यूज़ करना। देखें शहद वो बेरी का इस्तेमाल करें, और क्वांटिटी ज़रा कम रखे उसकी, शहद की। खजूर की भी क्वांटिटी कम। हमें भूख लगे तो हम खजूरें खा सकते हैं, लेकिन पेट भरने के लिए बजाय खजूरें खाने के सलाद खा लें, ज़्यादा अच्छा है। और फ्रूट की आप फ्रूट चाट बना लें। हाँ, फ्रूट चाट बनाएं, मिल्क शेक बनाएं, दूध भी है और फल भी हैं। हाँ, फ्रूट सारे ले सकते हैं। शहद देखें, बेरी का शहद लें। हाँ, शेक बना के पी सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये देखें, डाइट भी अच्छी, आप आपके अपने ऊपर है कि आप कैसी जो है ना वो बनाते हैं इसका प्लान, कि आप उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं। तो है बहुत अच्छी डाइट, और ये हमने 100% इसके रिज़ल्ट देखे हैं। जिसने भी ये डाइट फॉलो की है, लाजमी फ़ायदा हुआ है उसको। किसी ने, जैसे एक पेशेंट का 160 kg था, तो उन्होंने 40 दिनों में अपना 30 kg कम किया। 40 दिनों में 130 पे आया। उनको 1-2 दफ़ा और कराई वो डाइट, तो वो नॉर्मल अपने वेट पे आ गया माशाल्लाह से। तो लेकिन एक दफ़ा डाइट कर लेना, तो फिर आप 15-20 दिन के लिए दोबारा नॉर्मल डाइट पे आएँ। फिर अगर ज़रूरत लग रही है आपको कि अभी भी कुछ और बाकी है, तो फिर आप एक दफ़ा और गुजर जाएँ उससे। जो एक दफ़ा कर लेता है वो इसको छोड़ना नहीं चाहता। वो कहते हैं कि नहीं, हम तो नॉर्मल डाइट में आने नहीं चाहते, यही सही है। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं। देखें, आदमी हल्का फुल्का हो जाता है, फ्रेश, एक्टिव, एनर्जेटिक रहता है, उसको बीमारियाँ नहीं होती। खजूर से तो शुगर बढ़ती है। हाँ, लेकिन उसमें अगर आपने जैसे रोटी भी बंद की हुई है, चावल भी बंद किए हुए हैं, तो बाकी आपने सारी सोर्सेज अगर बंद की हुई हैं ना, तो फिर आप खा सकते हैं। और कुछ खजूरें हैं सुबह। हाँ, निहार में। हाँ, गर्मियों में नीम गर्म पानी में मिला के पिएँ, सर्दियों में आप वैसे ही खाएँ। और खजूरें जो है ना वो भी पानी में भिगो के रखें रात को।
और सुबह निकाल के आप खा लें तो उसकी गर्मी आपको नहीं होगी जो हो जाती है ना। एक्नी, ये भी एक बड़ा मसला होता है। एक्नी के लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट है हिजामा से। अगर एक्नी की वजह जो है ना कॉन्स्टिपेशन है, सबसे पहले आप पूछे मरीज़ से कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं, क्योंकि अक्सर इसकी वजह होती है कॉन्स्टिपेशन। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं ना, ये कॉन्स्टिपेशन के पॉइंट्स भी हैं और ये लिवर डिटॉक्स के पॉइंट्स भी हैं इसमें। तो ये पॉइंट जो है ना वो पेशेंट के पहले होने चाहिए अगर उसके साथ ऐसा कोई इशू है। ख़ास तौर पे अगर उसको बैक पर भी दाने हैं तो फिर आप ज़रूर ये वाले पॉइंट्स पहले लगा लें उसके। अब इसमें देखें ये जो नीचे के बीच के जो पॉइंट दिए हुए हैं ये लिवर को कवर कर रहे हैं, ख़ास तौर पे लिवर को, थोड़ा बहुत स्टमक को, और जो नीचे के पॉइंट दिए हुए हैं ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, आंतों के और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और फ्रंट पे भी ये लिवर के और स्टमक के पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट्स भी जो है ना, अगर किसी पेशेंट के अंदर कोई जिगर की गर्मी बढ़ी हुई है, उसके एंजाइम्स डिस्टर्ब हैं, इस वजह से एक्नी हो रही है, उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी इन पॉइंट्स के अंदर। और अगर उसको ये नहीं है और उसका जनरल एक्नी का मसला है तो आप डायरेक्ट उसके जो है ना, यानी उसका सिर्फ स्किन का प्रॉब्लम है और उसको कोई मसला नहीं, ना उसको कॉन्स्टिपेशन है, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और ना उसका कोई लिवर का कोई मसला है, तो आप उसके फिर स्किन के जो डायरेक्ट पॉइंट्स हैं तो आप डायरेक्ट एक्नी के लिए फिर ये फेस पे पॉइंट्स लगा सकते हैं। ये फिर उसके दाने जिस जगह पर होंगे वही जगह देख के लगाएंगे। 108, 109 नाक के दोनों तरफ हैं। तो दानों पे लगा सकते हैं इसे? अगर बहुत बड़े बड़े दाने हैं तो फिर ना लगाएं उसके ऊपर, अगर छोटे मोटे हैं तो उसके लग सकता है, लेकिन कोशिश करें कि कट ना लगे उसके ऊपर, उसके आसपास से लगा लें, दानों के बिल्कुल ऐन ऊपर ना लगाएं, उसके ऊपर लगाने में वो दाने ख़राब हो सकते हैं। हेयर फॉल के लिए भी हिजामा होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसमें भी। अमूमन जेंट्स का मसला आता है, ये मेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं इसको, तो इसमें फ्रंट पे लगते हैं ये पॉइंट्स, सर पे लगते हैं इसके पॉइंट्स। फीमेल्स के अंदर भी लगाया जा सकता है, कुछ पॉइंट्स लग सकते हैं, ये बैक के पॉइंट्स। जो पैचेस हैं इसके ऊपर लगाए तो हाँ बिल्कुल, जहाँ पे नहीं है ना, दवा तो असर करना छोड़ दिए। सही हाँ तो उसके ऊपर लगाएं बिल्कुल, एन उसके ऊपर, इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा। देखें हिजामा से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, स्किन की जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी तो बालों की जो जड़ें होती हैं वो आपने स्किन वाले चैप्टर में पढ़ा था, डर्मिस में होती हैं, तो उनको ग़िज़ा मिलेगी बालों को तो बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, गिरना बंद हो जाएंगे और घने भी हो जाएंगे, मोटे भी हो जाएंगे। कुछ लोगों के बाल पतले हो जाते हैं ना, तो वो भी सही हो जाते हैं इससे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो एक एज के बाद आफ्टर 50 ये सब चीज़ें असर करेंगी बालों के? 50 के बाद शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन कुछ ना कुछ बेहतरी तो आएगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी तो कुछ तो बेहतर होगा, कम से कम बाल गिरना तो रुक जाएंगे इंशाल्लाह। फिर इसी तरह से जो कुछ ख़वातीन के जो इश्यूज़ होते हैं जिसमें PCOS का मसला है या एक्सेसिव हेयर ग्रोथ जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो जाती है, या पॉलीमिनोरिया वगैरह, तो उसके लिए, या डिसमिनोरिया, एमिनोरिया, इन सब के अंदर ये जो पॉइंट्स हैं बैक पर, ये 155, 49, 48 राइट लेफ़्ट, 43, 44 नेक वाले, और नीचे देखें 11, 24, 25 और 29, 30 जो सुन्नत पॉइंट्स हैं, ये बैक पर हैं पॉइंट्स। इसमें ये सारे इश्यूज़ कवर हो जाते हैं जो अभी मैंने बताया, यानी इनफर्टिलिटी से मुताल्लिक़ जितने भी इश्यूज़ हैं सब आ जाते हैं इसमें। और इसी तरह फ्रंट के ऊपर 140, 141, 142, 143, ये जाहिर सी बात है यूट्रस के और ओवरीज़ के पॉइंट्स हैं, और ये 120 जो है ये मिला के हार्मोनल इम्बैलेंस को भी कवर कर लेता है। तो इस तरह से जो है ना, ये जितने भी इश्यूज़ होते हैं फ़ीमेल गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ जितने भी हैं वो सब के, इसमें फाइब्रॉइड भी कवर हो जाता है, एंडोमेट्रियोसिस भी कवर हो जाता है, PCOS का मसला भी कवर हो जाता है, और एमिनोरिया या अर्ली ऑनसेट मेनोपॉज वगैरह ये सब चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। और इनफर्टिलिटी के लिए भी हम यही पॉइंट्स लगाते हैं। तो ये फ्रंट और बैक दोनों साइड पे इसके पॉइंट्स हैं। तो आप ये इन सारी कंडीशंस के अंदर 3 to 7 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं और इसमें काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हैं। ठीक है, तो ये आपका एक आखिरी वो पोर्शन था जो कि रह गया था।